हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किया था और उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोगों ने बैक्टीरियल सेल को डिस्क्राइब किया था कि बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या जो सेल ऑर्गेनेलीज अगर कुछ हैं तो जैसे राइबोसोम्स थे, पॉलीसोम्स थे, वो अगर होते हैं तो कैसे होते हैं। आज हम लोग करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो हमारे दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्लांट जैसे हो सकते हैं जो प्लांट सेल कहते हैं, या फिर एनिमल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल कौन है, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। तो जब या तो आपसे डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में, या फिर आपसे आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर भी डिफरेंस आप लोगों के आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज करेंगे एनिमल सेल। तो एनिमल सेल को सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और इसके पास सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, अब हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं सबसे पहले कि ये होता कैसा है। एनिमल सेल का जो साइज है और शेप है वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एनिमल। जिस एनिमल का है, जिस ऑर्गन का है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होती है कि गोल है या स्क्वायर है, कॉल्यूमनर है, कैसी शेप है, वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ का सेल है। ओके, तो बेसिकली जो सेल का स्ट्रक्चर है वो इस डायग्राम जैसा ही होता है। जब भी हमें ड्रॉ करना होता है तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी बाउंड्री क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला जो एक सेल है, इसके अंदर ये वाली जो बाउंड्री है आउटर मोस्ट, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और उसकी बॉडी के अंदर कई सारे सेल्स हैं, तो वो सारे सेल्स एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। देखिए, ये जो साथ वाला है, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये इसके साथ वाला नेबरिंग सेल्स है। ओके, तो ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कई तरह से अपने अड़ोसी पड़ोसी वाले जो सेल है उसके साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। हम भी अपने पड़ोसियों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बीच में हमारा आदान प्रदान होता है। हम सोशल एनिमल्स हैं, हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे सेल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं। ओके, तो ये जो कांटेक्ट वाले जहाँ आदान प्रदान कहाँ से होगा, वो कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपका, देखो, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या है कि थोड़ा सा गैप होता है, स्वोलन सा एक पोर्शन होता है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना होता, बस आपको ये आपसे पूछा जा सकता है किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि एनिमल सेल के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू सेल्स वो किस किस के थ्रू हो सकता है। ऑप्शन में गैप जंक्शन होगा, डेस्मोसोम होगा, टाइट जंक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये किसके हैं एग्जाम्पल, एनिमल सेल के। ठीक है, ऑप्शंस में या तो ऑल ऑफ द अबव होगा या इनमें से कोई एक होगा तो वो आंसर होगा। अब डेस्मोसोम इस तरीके से गोल सा ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे ये फाइब्रिल्स अटैच होते हैं और ये एक तरीके का दरवाज़ा होता है, इसमें से यहाँ से कुछ जाता है। पानी जा सकता है, मिनरल जा सकते हैं, गैसेस जा सकती हैं। ओके, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये वाला जो है इसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। जो दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो आपस में बिल्कुल अटैच हो जाती है, बिल्कुल चिपक जाती हैं, बिल्कुल टाइटली होल्ड होती हैं और वहाँ से कोई चीज़ आदान प्रदान हो सकती है। तो हम ऐसे जंक्शन को क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन। तो तीन तरह से सेल्स हमारे कम्युनिकेट करते हैं। ओके, कई बार सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाती है, इस तरीके से देखो। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, विलाई। ठीक है, और या फिर ये सेल की, तो सेल की अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे हो जाती है, माइक्रोविलाई। बहुत सारे सेल्स अगर आपके मिलकर बनाए तो हम उनको विलाई कहते हैं। एक सेल की इस तरीके से जो
ऊपर नीचे क्रस्ट एंड ट्रफ बनती हैं, उनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं। सबसे पहले देखो बीच में ये जो हमें दिखा रही हूं मैं आपको, ये डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, और ये न्यूक्लियोलस है। एक स्ट्रक्चर होता है जो आरएनए को, बहुत तरह की चीजों को फॉर्म करता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये डार्कली स्टेन होता है। स्टेन का मतलब क्या होता है, हम जब भी किसी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें सब कुछ वाइट वाइट सा नजर आएगा, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर डाई डाल देते हैं, कोई रंग डाल देते हैं, ठीक है। तो वो जो सेल ऑर्गेनेलीज की ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये उन डाई को टेकअप कर लेती हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर ये अलग अलग तरह की दिखती हैं। अब सपोज करो मैं यही डायग्राम व्हाइट पेन से व्हाइट पन्ने के ऊपर ड्रॉ करती, तो मैंने तो अपना काम कर दिया था, पर आपको तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैंने क्या किया, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये सारे कलर्स यूज किए, तो व्हाइट बैकग्राउंड पे ये सारी चीजें उभर कर आई, दिखी, क्लियर रही, ठीक है। उसी तरीके से हम डाई डालते हैं और वो डाई जो होती है वो टेकअप कर लेते हैं आपके सेल ऑर्गेनेलीज। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस है ये बहुत ज्यादा डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो डार्क कलर का दिखाई देता है ये, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। उसके बाद देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उसी के साथ में आपकी इस तरीके से मेम्ब्रेन्स का, ये देखो इस तरीके से मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है। आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये जो आपका ईआर, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये जो ईआर है ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ बने होते हैं, पूरा चारों तरफ तो अगर न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक नेटवर्क सा मिलेगा। लेकिन हमने सिंप्लिसिटी करने के लिए, डायग्राम को जल्दी बन जाए, इसलिए हमने एक ही तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया, अदरवाइज चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। घबराओ मत, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो भी अभी बता रहे, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं फिलहाल एक डायग्राम बताती हूँ जिसके अंदर ये सारी चीजें यूज होती हैं, ओके। तो ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर देखा आपने, ये गोल गोल दाने से डाल रखे हैं, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स। अगर ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हुए तो ये दानेदार से दिख रहे हैं ना, रफ रफ से, इसलिए इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे देखो, जैसे ये है ना, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है, तो हम इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके स्टूडेंट्स। देन इसके बाद हमारा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये सी की आकृति में है, देखो इस तरीके से सी बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाला जो ग्रीन से बनाया, इस तरीके का सी, ठीक है। तो ये जो है, ये है आपके गोल्जी बॉडी, और इनके जो ये एंड्स है ना, ये थोड़े से स्वोलन है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। और ये देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी इसमें से टूट टूट के गोल गोल से वेसिकल्स निकले हुए हैं, यहाँ से भी ये बनते हैं, ये इसी में से पिंच ऑफ होके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्जी बॉडी, नाम सुना ही है। अब देखो ये पिंक से कलर के अंदर क्या बना रखा है, ये बना रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपने इसी तरीके से जैसे डायग्राम में है फिलहाल वैसे ही ड्रॉ करना है, ओके। अब आपके बाद है इस यहाँ बीच बीच में कुछ वेसिकल्स हैं जिनको हमने लाइसोसोम कहा है, ओके। तो हम माइक्रोविलाई हो गया। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस क्या होती है कि अगर कोई वेसिकल में कोई वेस्ट मटेरियल है और वो सेल से बाहर फेंकना है, तो देखो वो वेसिकल जो है सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगी, उससे अटैच हो जाएगी और ये वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब क्या होता है, EXO का मतलब होता है बाहर फेंकना, ठीक है। उसके बाद टाइट जंक्शन हो गया, गोल्जी हो गया, सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये जो गोल्जी बॉडी से मैंने कहा था ना कि जो गोल गोल पार्ट है यहाँ पिंच ऑफ होके ये कुछ अलग से हो जाते हैं, इनको कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। एक्चुअली क्या है, ये जो गोल्जी बॉडी है ना, ये बहुत सारे प्रोटीन्स
इसके अंदर पैक कर देगा और ये पैक कर करके छोटे छोटे पैकेट्स बाहर निकालता है ताकि ये सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हम इन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहते हैं? सिक्रीटरी वेसिकल्स। अब है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये हमने डिपिक्ट किया है। ये सेंट्रियोल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन में काम आते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रियोल्स एक स्ट्रक्चर हैं जो रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोसोल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अब ये चीज़ें क्या हैं? अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती है ना, कार्टिलेजेस होते हैं, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, टफनेस देता है, हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन करते हैं। उसी तरीके से सेल्स के अंदर भी हम कहते हैं सेल चौकोर है, सेल गोल है, सेल ऐसी शेप का है, तो वो शेप को कौन मेंटेन करता है? तो उसको भी मेंटेन करने के लिए कुछ हड्डियां तो होनी चाहिए, लेकिन एज सच बड़ी बड़ी हड्डी तो नहीं होगी कोई उसके अंदर। तो उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, सेल का जो स्केलेटन है। ठीक है, हमारा स्केलेटन किसका बना है? बोन्स का। और सेल्स का स्केलेटन किससे बना है? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का। और ये होते क्या है? अगर हम केमिकली देखें तो ये प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें थी हमारी एक एनिमल सेल के बारे में। अब इस चैप्टर को डील करने के लिए सबसे पहले हमें एनिमल सेल कैसा दिखता है, क्या है, वो तो हमें पता होना चाहिए। तो हमने बस इस लेक्चर के अंदर यही पता किया है कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी कि आपका प्लांट सेल कैसा होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। और आपको एक डिफरेंशिएट की टेबल भी दी थी एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो उस टेबल में आप देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको करवाने के बाद वो टेबल फिर भी दोबारा एक बार और करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और अच्छी तरीके से इसको समझिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।